अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह हाँ, बस एक दिन कम है। इस चीज़ का एक दिन कम है। अभी तो आज कल पहली मुलाकात नाकाम हो गई है। चंद नहीं, मैं तो कह रही हूँ बस चंद दिन कम है जश्न आज़ादी से। मैं तो मैं समझा वो जो हाँ आपकी मुलाकात वाला मामला है वो अभी तक अटका हुआ है। कल पहली मुलाकात में कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं शायद आज कुछ डिसाइड हो जाए। अच्छा, तो बस कौन सा एक शख्स है जो अटका हुआ है उधर? बस सभी अटके हुए हैं ना। मैंने आपको बताया था, अटके हुए नहीं है, भटके हुए लोग हैं ये, जो सही जगह आ नहीं रहे, सही बंदा नहीं चुन रहे, उनको नजर नहीं आ रहा इनको। और अगर आप उधर चले गए और आप भटक गए? मैं भटक नहीं जाऊंगा। उस तरफ जाते हैं लोग तो भटक जाते हैं। अच्छा हाँ, नहीं, ताकत का नशा सर पे चढ़ जाता है, वो अच्छा, ये तो पावर ड्रंक हो जाते हैं। कुछ भटकने की आज़ादी तो दें, पहुंचाएं तो सही, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन खैर जो जश्न आज़ादी, बिल्कुल जश्न आज़ादी आने वाला है। आज जुम्मे का दिन है और हमारी आज के प्रोग्राम के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन इंशाल्लाह 14 अगस्त को। और 14 अगस्त के हवाले से खुसूसी पैगाम आज इसलिए बता रहे हैं कि उस दिन तो आप लोग मना रहे होंगे। उस दिन जरूरी नहीं है कि आप लोग सारे हमारा प्रोग्राम बैठ के देखें। नहीं देखें यार, ये क्या बात है? वैसे भी मनाने सड़कों वड़कों पे निकल जाते हैं लोग भाई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज ही के दिन हम पहले से एडवांस में पैगाम देखें। झंडे हर घर पे लोग लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, बड़े लगाते हैं। हर एक को वो एक मोहब्बत का जज्बा जो है वो जागा हुआ होता है शदीद। और वो कहते हैं भाई उसने बड़ा लगाया है तो मैं उससे बड़ा झंडा लगाऊंगा। यार 40 करोड़ वाला झंडा मत लगाएं। हाँ, खुदा का खौफ कर लें, अल्लाह रसूल का नाम लें। लोग भूखे मर रहे हैं, आप 40 करोड़ का झंडा बेच के लोगों को खाना खिला दें। खुदा का वास्ता है, कौम की हालत देखें, अवाम की हालत। 40 लोगों में 1-1 करोड़ बांट दें, चलें, ऐसा करें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इतना पैसे का ज़िया ना करें। एक तो ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि जब हम उस दिन झंडियाँ हाथ में पकड़ के बाइक्स पे लगा के सैरें तफरीह कर रहे होते हैं तो उसके बाद का जो माहौल होता है वो वैसे तो जहन में रखती है हमारी कौम। मैंने बहुत कम ऐसी वाक़यात देखे हैं कि जिसमें झंडियाँ पाँव के नीचे आ रही हों या सड़कों पर उड़ रही हों, लेकिन उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, जहाँ पर भी करें, जो भी जिस तरह से भी अगले 14 अगस्त के लिए रख लें संभाल के। लेकिन सड़कों पे गिराना झंडियों को एक तरह से पामाली है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, आज सुबह मैंने क्या देखा जब मैं आ रहा था ऑफिस अपनी छोटी सी गाड़ी में करते हुए ड्राइव करते हुए आ रहा था मैं, तो मैंने देखा कि एक बाप, माँ और एक बच्ची स्टॉल पे खड़े थे, पर जा रहे थे और बच्ची के हाथ में झंडा था। शायद उसके स्कूल वगैरह में कोई तकलीफ, पता नहीं खुले नहीं है क्या सूरत है, लेकिन बस उसके हाथ में झंडा। अच्छा ओके। और वो गिर गया। अब वो बाइक जो है वो थोड़ी सी आगे जाके रुकी। फिर वो खातून उतरी और उतनी देर में पीछे से कोई शख्स जो कि वहाँ पर झंडा उठा लिया था, वो झंडा उठाकर उसने लाकर दिया उसको और वो आंटी ने शुक्रिया अदा किया और फिर वो चले गए। हाँ, तो ये देखें, इस तरह से ख्याल रखें, इस तरह से ख्याल रखें। अगर आपको कोई झंडा गिरा हुआ मिलता भी है तो ये नहीं कि अगले ने जानबूझ के फेंका है, लेकिन ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से एहसास करें कि बेहुरमती ना करें झंडे की। और दूसरा ये कि कचरा वचरा ना फैलाएं। लोग पिकनिक्स पर निकलेंगे, जाहिर है बाहर घूमना फिरना, मुल्क का ख्याल रखें जी। ये मुल्क का ख्याल डेमोन्स्ट्रेट करना है, सिर्फ झंडा लहरा के और बातें नहीं है करना पड़े, बातें करने वाले वो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। तो आप सफाई सुथराई रखें, ट्रैश कैन्स और इन्हीं में जाकर चीज़ें फेंकें। बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि भाई मुल्क का ख्याल रखना है, उसके बाद ही मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होगा और मोहब्बत भी बढ़ेगी और मुल्क को भी एहसास होगा कि हाँ भाई ये वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी नाजरीन, ये था आज का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय शिफा यूसुफजई और वैस मंगलवाला। और अब देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर शहबाज शरीफ और राजा रियाज की पहली मुलाकात बेनतीजा। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए सादिक संजरानी का नाम भी तजवीज़ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान ने इस्तीफ़े निगरान वज़ीर आला को पेश कर दिए। कोयटा शहर में 24 घंटों के दौरान 2 धमाके। सिलेक्ट न होने पर सोशल मीडिया पर शिकवा, PCB का शाहनवाज दहानी से बासपुरुष का फैसला। ईरान ने ज़ेरे हिरासत 5 अमरीकी शहरियों को जेल से रिहाई के बाद घर में नज़रबंद कर दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशज़दगी से हलाकतें 36 हो गईं। तारीख़ी कस्बा सफ़ाए हस्ती से मिट गया। और जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर के सदारती उम्मीदवार फर्नांडो वेलासेंसियो को इंतखाबी रैली के दौरान कत्ल कर दिया गया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ में हमने देख लिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। जनूबी अमरीकी मुल्क आपने देखा, एक्वाडोर में बंदा उन्होंने मार दिया जो कि सदारती उम्मीदवार था। बिल्कुल ये
अच्छा, सियासत जो है ना वो कभी कभी इतनी गंदी हो जाती है। सियासत बेसिकली है गंदा ही खेल। सियासत जो है ना उसकी स्पेलिंग बदलनी चाहिए, स्या में आखिर में एक है भी लगाना चाहिए, सियासत है ये। हाँ, कैसा है बेसिकली बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो उसूली और साफ सुथरी सियासत करते हैं, और पुराने वक्तों के लोग शायद थोड़े बहुत कर लेते थे, उनके नामों पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। जो आजकल के दौर में जो उसूली सियासत के बारे में काम करना चाहते हैं, उसूली सियासत पर आना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। वीरेंद्र सहवाग, क्या कह रहा है वो? वीरेंद्र सहवाग याद आ गया। अच्छा क्रिकेटर है वो भी। क्रिकेट के वर्ल्ड कप इस साल जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, और क्रिकेट के जो पंडित्स हैं अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कई टीमों के खिलाड़ी जेर बहस हैं, तो कहीं फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की पेशगोइयां जो है पहले से हो रही हैं। अच्छा, ये भी एक मशगला होता है, ये खास तौर पर ये चीज शुरू होती है बाकायदा। तो हम आज कर लेंगे ना ये मशगला, आज पब्लिक कॉल करेंगे पाकिस्तान की टीम में कौन कौन होना चाहिए, सेमीफाइनल में कौन कौन होगा, इस पर आपसे बात कर लेंगे आज। बिल्कुल ऐसा करेंगे। और भारत के जो साबिक बैट्समैन हैं वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी अंदाजों के इस खेल में भरपूर हिस्सा लिया है, और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में जिन 4 टीमों के पहुंचने का इम्कान है वो है पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है कि जब भी यहाँ पर होता है तो इन टीमों में से कोई एक आदि जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती है। लेकिन ये है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता था वर्ल्ड कप 87 वाला, तो वो भी है। 96 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हुआ था, वो श्रीलंका ने जीता था। हाँ, फिर 90 ठीक है जी, जयसूर्या और अरविंदा डिसिल्वा ने तो मार मार के बुरा हाल कर दिया था सबका उस वक्त। और 92 वाला भी 92 वाला तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो पाकिस्तान जीता था। तो ये बात कर रहे हैं कि चूंकि सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है तो सब कॉन्टिनेंट की टीमों को फायदा होता है। बिल्कुल, ग्राउंड जो उनकी होम ग्राउंड। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तानी टीम की भी बड़ी तारीफ की है, और ये आपने सुना, उन्होंने कहा कि ग्रीन शर्ट्स अपने जज्बे और मुसलसल अच्छी कारकर्दगी के बायस मजबूत टीम रहती है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। ये भी भाई देखने के लिए कोई जुगाड़ लगाए। मुझे तो आपकी इतनी जुगाड़े हैं, मुझे क्या आप गए हुए हैं भारत, मैं तो भारत की शक्ल भी नहीं देखी मैंने। मैं तो आगरा, वो मुशर्रफ साहब आए थे, वो जरा हालात जरा कुछ साजगार हुए थे, जरा रवाबित बढ़े थे, हमारा प्रेसिडेंट जा रहा है भाई ताजमहल देखने, आगरा वागरा ताल्लुक भी उनका था, उधर दूसरी तरफ से भी जो हजरत थे मनमोहन साहब, तो वो भी उनका भी बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान के लिए, नजर उस तरह से आता था। लेकिन उसके बाद तो फिर कुछ करते हैं, तो बिकना शुरू हो रही हैं। उम्मीदें धरी की धरी रह गई। मतलब मुझे भी कोई दिखा दे, भारत भी दिखा दे मुझे, मतलब पता चले। किसी ने कहा क्या करेंगी, जाके रावलपिंडी देख लें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, कह तो सकूंगी ना, मतलब मरने से पहले कह तो सकूंगी भारत भी गई थी। तो आपको यकीन है कि आप जैसे ही भारत देखेंगे उसके बाद मर जाएंगे? नहीं, जब भी मरूंगी। कल वीजा निकालो भाई इनका। ये तो तैयार बैठे हैं, पता नहीं इन्होंने कोई खातून ढूंढ रखी है, मेरा ख्याल है ये बेताबी से इंतजार करते हैं कि ये शिफा जो है बस कहीं लुढ़क मुढ़क जाए। ऐसी बात नहीं कर रहा, अल्लाह तौबा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप की टिकटों की फरोख्त का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा। तो आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप मैचेस की टिकटें मरहलावार फरोख्त की जाएंगी, और 25 अगस्त से पहले मरहले में उन मैचेस की टिकटें फरोख्त होंगी जो शुरू के मैचेस हैं। फिर दूसरे मरहले में मेज़बान मुल्क भारत के मैचेस की टिकटें फरोख्त होंगी, वो 30 अगस्त से 3 सितंबर तक फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी। और जो हाई वोल्टेज मैचेस हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया और भारत का 14 अक्टूबर का, जी वो 3 सितंबर से उनके टिकटों का सेल का आगाज होगा। 15 अगस्त से शायकीन टिकटों की खरीदारी के लिए वेबसाइट पर अपना जो है वो इंटरेस्ट है वो भी शो कर पाएंगे। क्रिकेट स्टेडियम का टिकट है ना, भारत के अंदर कैसे घुसूंगी मैं? उसके लिए आपको स्पेशली वीजा लेना पड़ेगा। क्रिकेट का वीजा तो मैं ले लूंगी, चलो खैर है, ले लूंगी मैं। चलो हम बोले हम हाँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। पता चले मुझे पता चले उनका भी कुछ भरोसा नहीं है, वो भी बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कभी कभी। पता चले कोई ऐसा, वो कहते हैं ना येड़ा है दिमागी तौर पे जो उनका वो है, जो जरा हल्का किस्म का सटका हुआ, वो कहते हैं येड़ा बैठा हुआ है। तो पता चले कोई येड़ा इमिग्रेशन के डेस्क पे बैठा हो, मुझे साइड पे ले जाए, मैडम आप आए, आप तो एजेंट है, नहीं आप एजेंट है, और फिर उधर से मैं वापस ना आ सकूं, तो फिर ऐसा भी मैंने नहीं जाना। मैं चलूंगा आपके साथ, 2-4 दिन की कहानी देख के बस आना है वापस। मैं हूँ मैं चलूंगा करते हैं इस पर जो है वो आज से कार्रवाई का आगाज करते हैं। अच्छा, अब 40 रोज कबल ये टिकटें फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी, तो कम टाइम है क्योंकि ज़ाहिर है डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिक जाएंगी ज़्यादातर। बिल्कुल, माजी में जो आईसीसी इवेंट्स होते थे वो टिकटें कई महीने पहले ही उनकी फरोख्त शुरू हो जाती थी, तो अब देखते हैं टिकटें वैसे। और फिर ब्लैक का मामला भी चल पड़ता है, वो तो फिर टिकटें जब बिकती हैं तो फिर सबके लिए बिकती हैं भाई, तो इस तरीके से। हाँ ठीक है, लेकिन भारत जाएंगे तो हम वो बीफ नहीं खा सकेंगे क्योंकि भाई वहाँ पे डर लगता है। चलो तो नहीं खाएंगे ना, 2 दिन चलो बीफ नहीं खाएंगे। हाँ
हाँ बीफ नहीं खाएंगे हम, वो डोसा उनका सांबर वाम्बर खा लेंगे। सही है, जो भी है इंटरेस्टिंग डिश है। लेकिन आर्टिफिशियल गोश्त का रुझान जो कि बढ़ रहा है, तो हम वो भी खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल गोश्त का रुझान बढ़ रहा है। और मैं इसके हवाले से आपको बता दूं कि इसीलिए साइंसदान जो है वो मुसलसल मसनूई तरीकों से गोश्त तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जामा कराची में इस हवाले से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ था, जिसमें मुकर्रिरीन ने बताया कि हर साल 364 मिलियन टन गोश्त काम में लाया जाता है, और जिसमें 147 मिलियन टन जो है वो मुर्गी, 76 मिलियन टन गाय, जबकि 17 मिलियन टन जो है वो बकरे का गोश्त शामिल होता है। और इसका मतलब ये है कि हर घंटे में 24,000 जानवर ज़िबा किए जाते हैं, जबकि सालाना 75 अरब जानवर ज़िबा होते हैं। और शोबा फूड साइंसेज के प्रोफेसर हैं गुफरान साहब, उनका कहना ये था कि गोश्त की जो बढ़ती तलब है वो पूरी करने के लिए मसनूई गोश्त की तरफ जाया जा सकता है, और वक्त दूर नहीं है कि जब गोश्त जो है वो दरख्तों पर उगा करेगा। और उनका कहना था कि 2040 से 50 तक 30 से 40% मसनूई गोश्त असली गोश्त की जगह ले लेगा, तो लोग उस तरफ जाएंगे। इन्होंने ये बात की है भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, डिमांड सप्लाई को देखते हुए भी जब होगा मामला ये, तो फिर हम खा लेंगे भाई, अगर ऑप्शन ही कोई ना हो। पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा, उसकी हाइजीनिक वैल्यू तो चलो शायद बना भी लेंगे, लेकिन उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, ये एक असल मामला है जिसकी वजह से मुझे टेंशन है। वरना मैं तो गोश्तखोर इंसान हूँ, मैं तो कहता हूँ गोश्त हो भाई ले आओ, शाबाश, कोई ऐसा मसला नहीं है, ले आओ। लेकिन फिर भी ज़रा एक आपके जहन में तशवीश ज़रूर होती है कि अगर ये हमने खाया और आज कुछ ना हुआ, साल 2 साल बाद उसके साइड इफेक्ट्स इतना आप खाते रहेंगे। कहते हैं ना कैंसरस होता है, आप एक चीज़ को माइक्रोवेव में बहुत ज़्यादा रखते हैं और गर्म करते हैं तो उसके कैंसरस इफेक्ट्स होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए डर तो लगेगा, लेकिन जब सारी दुनिया खा रही होगी और आपको असली गोश्त मिलना नापैद हो जाएगा, तो फिर आप मजबूरी होगी, फिर जाहिर। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई है, और वो है पाकिस्तानी अदाकारा सिरहा असगर। उनके साथ कुछ ज्यादती की कोशिश हुई है और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। सिरहा असगर ने आसिम नामी शख्स पर एक दावा दायर किया है और कि उसने अदाकारा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। और पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या पेश आया था 1 अगस्त, और 1 अगस्त को सिरहा जो है वो किसी मार्केट में गई थी किसी काम वगैरह से, घरेलू काम से, और वाक़े की FIR जो है वो अदाकारा के शौहर उमर मुर्तज़ा की मुद्दइयत में शाह फैसल थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस को दिया गया बयान जो है अदाकारा का, उसमें उन्होंने कहा कि बाज़ार से वापस आते हुए एक आवारा शख्स उनके पीछे लग गया, आवाज़ें कसने लगा, और आसिम नामी शख्स ने उनका घर तक पीछा किया, दरवाजे तक आ गया वो, और मुलजिम ने उनके साथ दस्तदराजी की भी कोशिश की, उनके कपड़े फटे, ताहम उन्होंने फिर वो घर की घंटी बजाकर बार बार वो शौहर अंदर थे, वो आए, और इस बयान के मुताबिक उनके शौहर उमर मुर्तज़ा और जो मुलजिम है आसिम, उसके दरमियान हाथापाई भी हुई, और उसके बाद अदाकारा और उनके शौहर ने अहले मोहल्ला की मदद से मुलजिम को पकड़ा और उसको फिर अंदाजा लगाए दिन दिहाड़े मैरिड खातून के साथ, और मतलब जो मैरिड अनमैरिड, लेकिन ये कि वो तो मतलब अपने घर पहुंची हुई, बाहर घर के खड़ी है। अंदाजा लगाएं, दीदा दलेरी का अंदाजा लगाएं, और इस चीज का अंदाजा लगाएं कि वो कितना कॉन्फिडेंट था कि उसको पता है भाई ये क्या कर लेंगे, कौन उखाड़ लेगा कुछ मेरा। अरे लेकिन वो पिछले दिनों वीडियो नहीं देखी थी, मतलब वो तो शर्मिंदगी की हद तक हम नीचे गिर चुके हैं। वो कराची के एक इलाके की वीडियो थी कि जो आदमी नकाबपोश खातून थी जा रही थी, एक आदमी बिल्कुल बरना होकर जो है वो उसको तंग कर रहा है। क्या किस लेवल पर पहुंच गए। मसला वही है ना कि आप तरबियत और सज़ा दोनों का निज़ाम लागू करें, फिर देखें क्या होता है। लटकाएं उस शख्स को, उल्टा चित्रौल करें उसकी सही तरीके से सबके सामने, फिर पता चलेगा उसको, उसी के मोहल्ले में जाकर उसको सजा दें, और ऐसी सजाएं कि उससे कोई कारोबार ना कर सके, कहीं नौकरी ना मिल सके, सोशल बॉयकॉट। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सजा तो देखिए खत्म हो गई, वो सजा के बाद बाहर निकल आएगा, खुद को दोबारा मुअज़्ज़ज़ शहरी समझने लग जाएगा। सजा का इतलाक ऐसे हो कि आइंदा आने वाले सालों के लिए भी वो अंडर प्रेशर रहे, कि मैं भाई देखा जा रहा हूँ, आई एम बीइंग वॉच्ड। वो क्या था, वो सेक्स ऑफेंडर्स या जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनके वो चिप लगा देते हैं बाहर, या क्या होता है वो मॉनिटरिंग उनकी करते रहते हैं कि उनको पता लगता रहे कि ये शख्स कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो हमारे पास भी ये निज़ाम होना चाहिए इस तरह। तो नादरा का सिस्टम है हमारे पास, उसको इंटीग्रेट करें, हमारा तो आधा काम आसान हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा तशवीशनाक मामला है ये कि दिन दहाड़े इस तरह की हरकत हो रही है, और सज़ा सिर्फ और सिर्फ भाई मैं तो सज़ा का हामी हूँ और शदीद सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, अगली खबर। हाँ, अगली खबर क्या है हमारे पास? अगली खबर एक वीडियो है। हाँ। वो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। इसमें 9 साला बच्ची पर एक गाय ने हमला कर दिया। चेन्नई में यह वाकया पेश आया। स्कूल से बच्ची वो वापस आ रही थी और एक गाय थी जो कि बिफरी हुई थी, अचानक जो है उसने बच्ची पर हमला किया। पैर दर पे हमले हुए, बच्ची ज़ख्मी हुई, फिर वो अस्पताल गई। वो बच्ची जो है बेसिकली अपनी वालिदा के साथ स्कूल से
घर आ रही थी। ठीक है। और उस बच्ची ने जो है वो 9 साल की ये बच्ची थी, रास्ते से गुजरती हुई गाय ने अचानक उस पर हमले करना शुरू कर दिए और वो सारी ये वीडियो जो है ये पर सोशल मीडिया पे आई। ये देखें ये गाय है, ये आई और ये बच्ची पर इसने ये पहले तो ये आपस में गाय जो है वो कुछ उसने तो उठा के फेंक ही दिया बच्ची को। जी ये देखें ये अब ये मुझे इसीलिए पेट से बड़ा डर लगता है। ये तो खैर पेट नहीं क्योंकि गाय को भी आप डोमेस्टिक एनिमल ही कहते हैं ना। लेकिन हाँ, बच्चे दूर ही रहते हैं, बड़े भी इवन दूर रहते हैं गाय से। ये तो लात वात मार दे तो वैसे ही बड़ी लग जाती है भाई। तो बहुत अजीब सा ये वाकया, मूड खराब होगा उसको किसी ने। लेकिन ये जानवरों के साथ ये चीज तो आप जहन में रखिए कि जानवरों को जब तक आप नहीं छेड़ेंगे ना, नहीं तो इसको तो नहीं छेड़ा था नहीं, हो सकता है पीछे से इसको किसी ने तंग किया हो किसी वजह से गुस्से में हो, वरना अदरवाइज बहुत ही कम रेयर होता है या उनके दिमाग का कुछ खलल होगा, रेयर होगा कि जानवर जो है वो खामखा आपके साथ आकर वो उलझे। और हाँ, ये गायों का ज्यादा रिसर्च नहीं है मेरी, लेकिन डॉग्स और कैट्स के हवाले से तो ये बात मैं कह सकती हूँ कि अनलेस हम खुद जाकर उनको खामखा ना जिच करने की कोशिश ना करें तो वो अपने काम से काम रखते हैं। कुछ लोग देख भी रहे हैं, मतलब घर बचा नहीं रहे उसको, निकल नहीं रहे, तमाशबीनों की तरह देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहादुरी से फिर वो बेफरी हुई गाय के हमले से बच्ची को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले लोगों की कोशिशों से फिर गाय जो है वो डर कर एक तरफ भाग जाती है और फिर मोहल्ले के लोग जख्मी बच्ची को उठा लेते हैं और फिर वो उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए और अब वो जो गाय का मालिक था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जो हुकाम है उन्होंने गाय को भी अपनी तहवील में ले लिया। तो ये कभी कभी इतने खतरा, मतलब ये एक यूनिक सा वाकया कह लें इसको। वहाँ पर हम बुल फाइटिंग देख रहे थे स्पेन में, जिस पे लोग उकसा रहे होते हैं कि आओ हमें मारो, इधर वो खुद आके मार रही है। एक अजीब मामला है ये। बिल्कुल। अच्छा, आपको एक और मैं अब खबर दे दूं जरा इमिग्रेशन के हवाले से। तरक्की पजीर मुमालिक मिल गई क्या? नहीं, मिल तो नहीं गई है। अच्छा, लेकिन कर रहे हैं लोग आजकल, जा बहुत रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। नाजरीन, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और ठीक है, इसके 2 तरीके हैं देखने के। एक ये है कि लोग कहेंगे यार हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, डेवलप हो रहा है वगैरह। तो बाहर जा रहा है तो कौन सा वो कोई माइक्रोसॉफ्ट का सरबराह लग रहा है या गूगल का सरबराह लग रहा है, वो कर क्या रहा है ये भी देख लें। है तो बहुत टैलेंटेड पाकिस्तानी, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, बहुत सारे भी हैं, लेकिन फिलहाल बहुत सारे ऐसे हैं जो भागने के चक्कर में जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, तरक्की पजीर ममालिक के लोग यूरोप जाने की कोशिशें करते रहते हैं और कई बार इस कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल बहिरे रोम में डूब जाने वाले तारकीन वतन की तादाद जो है वो 1800 से ज़ायद हो चुकी है। अकबर, 1800 से ज़ायद बहिरे रोम में। बिल्कुल। और गुज़िश्ता रोज एक और वाकया पेश आया बड़ा अफसोसनाक, जिसमें 41 तारकीन वतन जो हैं वो समंदर में डूबकर हलाक हो गए। इतालवी रेड क्रॉस के मुताबिक डूबने वाली जो कश्ती थी वो ट्यूनिस से रवाना हुई थी और सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे हैं जिन्होंने इस हौलनाक वाक़े की तफसीलात बताई हैं। बच जाने वालों में एक 13 साल लड़का, एक खातून और 2 मर्द जो हैं वो शामिल है। और उन्होंने बताया है कि कश्ती पर 3 बच्चों समेत 45 अफराद सवार थे। इनकी जो लोहे की कश्ती थी उसको समुद्री तूफान ने घेर लिया, जिसकी वजह से वो उलट गई कश्ती। और बच जाने वाले जो हैं उन्होंने समंदर में एक खाली कश्ती पर कई दिन गुजारे और फिर एक माल बरदार जहाज से उन्हें बेसिकली देखा, किसी ने देखा उस जहाज से, और यूं उनकी जिंदगियां जो हैं वो बच गईं। वो भूखे प्यासे पता नहीं कितने दिन उस कश्ती पे अपनी जान जो बाद में उन्होंने बचाई तो उस पर उन्होंने सफ़र किया। तो ये सूरत हाल है और अफसोस की बात है भाई। देखें इंसान क्या क्या करता है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आप को बेहतर जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो उसके लिए लिखा होता है बस फिर वो आखिर में वही होता है। अमेरिका की जो रियासत है हवाई, उसके जंगलात में आग लगना शुरू हुई है भाई। हाँ। मंगल से वो आग लगी हुई है, धीरे धीरे वो आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। हवाई का जजीरा है मुवाई, वहाँ पर ये आग लगी। अब तक 36 अफराद झुलसकर हलाक हो चुके हैं। शदीद गर्मी और करीब से गुजरता हुआ जो समुंदरी तूफ़ान है उसकी हवाओं की वजह से आग की शिद्दत बढ़ रही है मुसलसल। और अमेरिका में आग लगने की वजह से होने वाली 5 साल की सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं ये। और इससे कबल 2018 में कैलिफोर्निया का कैंप फायर था, उसमें आग लगी थी, 85 अफराद हलाक हुए थे। रेस्क्यू वर्कर्स मुवाई के जंगलात में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा इलाका जो है वो आग की वजह से उनकी दस्तरस से बाहर है। और अब ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आग की वजह से हलाकतें मज़ीद बढ़ जाएंगी। ये सूरत हाल है जी। देखें, वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अमरीकी मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के तलबा के दरमियान रियाजी का एक मुकाबला जो है वो मुनक्किद कराता है। अच्छा, और इसमें जीतने वाले तलबा और तालिबात को मेडल्स भी मिलते हैं। अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान में मुकाबला मुनक्किद कराया गया, जिसमें गैरिजन कैडेट स्कूल को हाट के जो 45 से स्टूडेंट्स थे उसमें से 24 तलबा ने मेडल्स हासिल किए और इनमें 2 गोल्ड मेडल जो थे वो भी शामिल थे। अच्छा, इनमें 19 तलबा को सिंगापुर में होने वाले सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज में मदऊ किया गया था। ये उनका नेक्स्ट लेवल था और मुकाबले के फाइनल राउंड में पाकिस्तान के 6 तलबा ने शिरकत की। उन्होंने भी कई तमगे जीते और इन तलबा में अब हमारे साथ कौन कौन शामिल हैं? शारिक कमाल है जी और मोहम्मद इसहाक हैं। इन्होंने पाकिस्तान में और सिंगापुर में कई मेडल्स जीते, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये मुकाबला क्या था? मैथ्स का ओलंपियाड। बिल्कुल ठीक है जी। 2 और 2 4 करना था, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात थी? उधर सारे सवाल 2 और 2 4 के नहीं थे ना, तो 2 और 3 5 भी हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये दोनों, मोहम्मद इसहाक और शारिक कमाल। अस्सलाम वालेकुम शारिक। शारिक अस्सलाम वालेकुम, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, कैन यू हियर मी? यस सर। शारिक की आवाज़ दें हमें। शारिक की आवाज़ नहीं आ गई, शारिक की आवाज़ आ गई। अच्छा शारिक, ये बताइए आपने इस मुकाबले में कौन कौन से मेडल्स जीते? जी, मैंने एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था जो पाकिस्तान में अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड कॉन्टेस्ट हुआ था, और ग्लोबल फाइनल में मैंने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वाह जी वाह, ग्लोबल में आपने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज हासिल किया। और इसहाक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इसहाक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे दोस्त? आई एम फाइन। यू आर फाइन। ठीक हो? शाबाश। बट अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू कि यू हैव टू स्पीक इन उर्दू, ओके? ठीक है। व्हिच मेडल्स डिड यू विन? उर्दू में बात करो। मुझे ना ब्रॉन्ज मिला एएमओ में। अच्छा। और मुझे ब्रॉन्ज मिला साइमॉक में। अच्छा, अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, एएमओ और साइमॉक? एएमओ में ना बस एएमओ डिजिटल है कि आप बस कंप्यूटर में आप करते हो, मगर साइमॉक में ना मल्टीपल चैलेंजेस है। फॉर टू बी एग्जैक्ट 3 पहला टेस्ट है और दूसरा मैथ्स वॉरियर्स है और तीसरा माइंड स्पोर्ट्स है। अच्छा, और ये तीनों मैथ्स के टेस्ट होते हैं? सिर्फ पहले तो ना मैथ्स के टेस्ट हैं। पहला वाला तो एक टेस्ट है और दूसरा वाला आपको मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स, ओके। तो उसमें 2 ब्रॉन्ज जीते हैं ना, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं आपने। और आखिरी वाला लाइक आपको पजल्स सॉल्व करने हैं। अच्छा। उसमें थोड़ा सा मैथ्स भी इस्तेमाल तो करना है। लेकिन आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ना, तो एक इधर दे दो। क्या होगा एक जैसे? क्या हुआ? से समथिंग, कुछ जवाब देना है इसके आगे। चलो वो दे रहा है, दोनों ले लो, दोनों ही ले लो। तो जाओ ऐश करो, खुद तो तुम नहीं जीत सके, मेरा ही ले लो। चलो चलो, गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब ये मैथ्स का मुकाबला होता क्या है, जरा हमें बताएंगे आप शारिक साहब कि इसमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं और कौन कौन से मुल्कों से बच्चे आए हुए थे मुकाबले में? जी, यहाँ 1600 कंट्रीज 30 ममालिक से आए थे, जो कि 1600 बच्चे थे वहाँ पर, और जिनमें से मैं कुछ एशियन कंट्रीज ज्यादा थे, जिनमें मंगोलिया, फिलिपाइन, इंडिया और अजरबैजान और कोरिया से भी बच्चे आए थे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से, और बाकी ममालिक से भी थे, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, इस तरह के ममालिक से आए हुए थे, दीगर ममालिक से। अच्छा, और इसमें किस तरह की मैथ्स थी जिसका मुकाबला था ये? जी, 3 तरह के कॉन्टेस्ट है। पहला तो था वो आपका इंडिविजुअल टेस्ट था, जिसमें आप में एमसीक्यूज वगैरह थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ दूसरे क्वेश्चंस थे। इसके साथ एक था जो मैथ वॉरियर्स था, जिसमें डाइसेस वगैरह थे और आपने मेंटल मैथ के साथ उसको सॉल्व करना था। और तीसरा माइंड स्पोर्ट्स था, जिसमें पजल्स वगैरह थी और आपने मैथ्स की टेक्निक इस्तेमाल करके उनको सॉल्व करना था। ओके, ठीक है, ठीक है जी। भैया क्या कह रहे थे आप? I want to ask you something. How does it feel like to be a winner? ये तो आप ही बता सकते हैं। आपको कैसा लगा था जब आपको मेडल मिला था? I was really happy. अच्छा, जब खेल रहे थे, जब वो सारा सॉल्व कर रहे थे गेम, तो पता चल रहा था कि I'll be the winner, मैं आगे हूँ, लोगों से पीछे रह रहे हैं लोग, या Yes. आपको बाद में रिजल्ट के टाइम पे ही पता लगा कि you are the winner? The reason is because क्योंकि मैं ना सेकंड राउंड में गया था। अच्छा, that's on how I knew कि मुझे एक मेडल तो मिल तो जाएगा। सही है, मेडल तो मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ
कि अगर मैथ्स में अपने आप को तेज़ बनाना हो और आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल मैथ्स अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? मैं ना ये करता हूँ कि मैं डिवीजन क्वेश्चंस करता हूँ या फिर मल्टीप्लिकेशन. दीज दे आर द मोस्ट फास्टेस्ट इन माय ओपिनियन, कि वो आपको लाइक ज़्यादा. तो मतलब अब मैं आपसे कोई सवाल पूछना चाहूँ तो किस लेवल तक का सवाल पूछूं? डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए? आप बताओ उधर किस किस्म के सवाल आए थे? लाइक एक सवाल था ना, उसके पास इट वाज रियली कंफ्यूजिंग. आई वाज रियली कंफ्यूज्ड. इसमें लाइक एक ना लाइक एक आपको पैटर्न सॉल्व करना था और लाइक एक क्वेश्चन मार्क था और उसमें लाइक 5 थे ना, और आपको ना उनका पैटर्न देखकर आपको पता करना था. गुड, सही, अच्छा. अच्छा, मसलन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 240 मल्टीप्लाई बाय 10. 240 मल्टीप्लाई 2000 and 400. बिल्कुल सही. बहुत आसान सा सवाल पूछा था मैंने वैसे तो, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सवाल था. इसके मुश्किल लेवल भी आप कर सकते हैं. गुड, सही. अच्छा शारिक, ये बताइए कि अगर आपसे भी मैं यही सवाल करूं कि कैसे अपने आप को मैथ्स में तेज किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैं पहले स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए मैथ्स को. लाइब्रेरी वगैरह से बुक्स वगैरह लेके आपको नॉलेज अपना इंक्रीज करना चाहिए और प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते. और क्वेश्चन से फिर आपको जब बार बार सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसकी आपको टेक्निक्स वगैरह आएंगी और आप अपने टीचर्स वगैरह से ज्यादा गाइडेंस लें ताकि आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकें. तो आपको, हाँ, आपको मैथ्स में ही इंटरेस्ट था हमेशा से, इसकी क्या वजह थी? जी मैथ्स में भी इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था और इसके साथ साथ मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर मेरे कॉलेज में आके मेरे सारे मैथ्स के डिपार्टमेंट के टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, स्पेशली सर शकील और अफजाई ने, जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज इस कामयाबी तक मुझे पहुंचाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके. जबरदस्त, बेहतरीन. आपको भी हमेशा से मैथ्स पसंद था? अच्छा, और एक और चीज भी बल्कि बताएं, सिंगापुर और पाकिस्तान का मुकाबला करें जरा. हाँ, आप गए ना सिंगापुर, पहली दफा गए थे? जी मैं पहली बार क्या चीजें थी जो आपको स्ट्रक की माइंड को फौरन? ठीक है, हम साथ से भी बात करते हैं और फिर आपसे भी पूछते हैं. हाँ बताएं. तो फिर सिंगापुर इज वे मोर ऑर्गेनाइज्ड. उसमें बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक है, उसमें वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे बीचेस है और भी ज़्यादा रेन फॉरेस्ट हैं. और ऊपर इसमें ना लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लाइक इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं. और वन ऑफ द जो आपने वहाँ पर देखी और आप चाहते हो कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ होनी चाहिए इम्प्लीमेंट. buses. One of the main transportations in Singapore is buses. I think the buses are the real reason कि सिंगापुर में इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है. इंटरेस्टिंग. कराची की बसेस देखो जाके किसी दिन, फिर आपको पता चलेगा कैसी जबरदस्त बसेस हैं. देखना, कभी जाओ ना कराची, देखना. ठीक है, कभी गया नहीं हूँ मगर बस कभी जाओ, देखना कराची की बसेस देखकर. बड़ी बड़ी दुनिया से लोग आते हैं तहकीकात करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि इतनी जबरदस्त बसेस कैसे चल रही है कराची में. हाँ बिल्कुल सही बता. शारिक, आप बताएं, आपको सिंगापुर में कौन सी चीज ऐसी लगी जो पाकिस्तान में होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप इम्प्रेस हुए? जी बिल्कुल, सिंगापुर इज वेरी अमेजिंग कंट्री. लाइक उधर क्या रूल्स की बहुत पाबंदी थी कि एक टाइम के हिसाब से, जैसे मैंने ये नोटिस किया कि 10 o'clock अगर उन्होंने एक टाइम रखा है कि इस टाइम में हर चीज क्लोज हो जाएगी, तो 10 o'clock के बाद कोई चीज उधर ओपन नहीं होगी, जिन पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन और रूल्स बहुत, ट्रैफिक रूल्स बहुत फॉलो करते थे और हॉस्पिटेबल लोग थे और एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते थे. वेरी गुड जी, जबरदस्त. हॉस्पिटल लोग तो हमारे बड़े अच्छे हैं, बस रूल रेगुलेशन फॉलो करने की बात है. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. शारिक हमारे साथ मौजूद थे और इसाक हमारे साथ मौजूद थे. इसाक, मेडल आपका है, आप ही लेंगे. आप कीप करें. थैंक यू. नाजरीन, मुबारक हो इसाक, हमारी तरफ से आपको ये मेडल. वेरी गुड, वेरी गुड. वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिएगा. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. शदीद गर्मी चल रही है और गर्मी में मुख्तलिफ शदीद गुस्सा भी आता है.
शदीद गर्मी होती है, शदीद गुस्सा भी आता है बाहर के ममालिक में, लोग इसीलिए स्माइल करते रहते हैं कि मौसम बड़ा अच्छा है। मौसम का बड़ा अमल दखल होता है आपकी जहनी जो सेहत है और आपके जो मिजाज है उस पर। मौसम के बाद फिर हमें जो है वो कुछ शरबतों की तरफ जाना तो चाहिए, उस गर्मी को भगाने के लिए शरबतों और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी कि वो चीजें जो कि कुदरत ने पैदा की हैं, आर्टिफिशियल नहीं, उन चीजों की शरबत कौन से ऐसे हैं जो कि गर्मियों में हमें ठंडा कर सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर नौशीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं से डिसएग्री करूंगी, गुस्सा अंदर होता है, मरी के जाओ, इतना अच्छा मौसम होता है, फिर भी लोग लड़ रहे होते हैं। वो तो हमारे वो कौमी मसला है, उधर ना आए आप, वो कौमी मसला है। लेकिन आप देखें, आप किसी और के एयरपोर्ट पे उतरेंगी जहाँ मौसम ठंडा होगा, आपको फौरन फर्क पता चल जाएगा। भी मौसम अच्छा हो, वो आपको स्माइल ही इतनी बड़ी उसके साथ करेंगे, आपका दिल वैसे ही खुश हो जाएगा। मिजाज का बड़ा फर्क पड़ता है, वैसे मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, इस कौम का मिजाज भी अच्छा होगा, बस अभी 14 अगस्त आ रही है, बिल्कुल अचानक से क्या बल्कि सोच अच्छा। आप क्यों इतने शरबत फैला के बैठी हुई है? हाँ, मैं यही देख रही हूँ कि आज मेरे पास ढेर सारे शरबत है, क्योंकि जनरली देखो ये आपका जो गर्मी का मौसम है ना, इट्स रियली अच्छा, हम जो फ्रेम बना रहे हैं ना उसमें शरबतों का नजर आना जरूरी है। हाँ, ये भी तो ये भी कोशिश करें कि वो जो मैडम बात कर रही है वो नजर तो आए लोगों को। एग्जैक्ट, ये हमारे सामने देखिए शरबत है। होता क्या है कि ह्यूमिडिटी है। सबसे पहले हम इन शरबत पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी में बहुत ज्यादा पसीना आता है और आपका पानी बॉडी से उतना ही वेस्ट हो रहा है, तो आप वाटर इनटेक ज्यादा। मेडिकल सवाल है, मेडिकल क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा, वो सवाल ये है कि कुछ लोगों को तो स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको फील हो रहा होता है कि भाई बहुत हब्स है और अजीब सी तबीयत खराब हो रही है, गर्मी लग रही है, या उनको यूरिन में हल्का सा इन्फेक्शन फील होता है, हालांकि पसीना उतना नहीं आ रहा। उसकी वजह हो सकता है कि पानी कम पीते हो, एक चीज। सेकेंडली, हीट आपको इवेपोरेट तो कर रही है, जरूरी नहीं है कि आपको वो कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी तो एग्जॉस्ट हो रही है ना, बॉडी में इस्तेमाल हो रहा है, यूरिनेशन कर रहे हैं आप स्वेट नहीं कर रहे तो आप यूरिनेट तो कर रहे हैं ना, तो पानी तो बॉडी से आपका वॉश आउट हो रहा है। तो आपने पानी का इंटेक, एंड आपने यूटीआई का मेंशन किया, तो यूटीआई बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी आप उतने प्रोन है कि आपको यूटीआई हो सकता है। और ये बच्चियों में तो बहुत ही कॉमन है आजकल, क्योंकि गर्मी है एंड दे डोंट टेक वाटर प्रॉपर्ली, तो उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं करा क्या जा सकता है। अब मुख्तलिफ जूसेस पड़े हैं। सबसे पहले हम इलायची की बात करते हैं, ठीक है। ये एक इलायची का जूस है, चाहो तो उसको घर में भी बना सकते हो, चाहो तो जो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है आप वो भी इस्तेमाल। घर में कैसे? घर में इस तरह होता है कि आपने इलायची का दाना निकाला, आपने उसको पीसा, देखो मैं भी तो अम्मा जो हूँ ना, उसको कूट के पीस के आपने उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लिया, आपने उसमें डाला थोड़ा सा हनी डाल लें या शक्कर डाल लें, आपने वो पिसा हुआ पाउडर डाला, उसको बर्फ डाली है, वो बड़ा अच्छा इलायची का घर में शरबत बन सकता है। फायदे ये है कि इलायची जो है सबसे ज्यादा गर्मी में लोगों को दिल मतलाता रहता है, दे डोंट फील लाइक ईटिंग, ठीक है। तो इलायची का जो शरबत है, इट हैज अ जनरली कामिंग इफेक्ट, आपके पूरे जो मैदे में है उस पर कामिंग इफेक्ट होता है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जिन लोगों की बैड ब्रेथ होती है, जिनको अदर देन कोई मसला ना हो, तो वो भी इलायची का ये जो मैंने घर वाली बताया है ना, अगर आप वो इस्तेमाल करके देखें तो वो भी आपको हेल्प आउट कर सकता है बैड ब्रेथ में। ठीक है, देखें टेस्ट कैसा है इसका, ये भी चेक ट्राई करेंगी, लें ट्राई करें, आप करें नहीं आप करें, इलायची जैसा टेस्ट होगा। मैं इस पे आपको साइंटिफिक बात बता दूं कि इसका टेस्ट इलायची जैसा होगा, ठीक है। चेक करें। अच्छा, डर के देख रहे तो नहीं हम क्या पता नहीं क्या बता देंगे जैसे हम। नहीं, तुम्हारी कुर्सी सेफ है, मैं नहीं आऊंगी। नहीं, आप आ जाए, बिल्कुल आप आ जाए, मैं उधर बैठ जाऊंगी। डॉक्टर तो आदि मैं भी हूँ, मैं फिर आपके सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन बिल्कुल इलायची ठीक है, और इसको आप दूध में भी बना सकते हैं, जस्ट फॉर द बिल्कुल मोस्ट वैरायटी में आपको वैरायटी बच्चों को भी ऐड करके दे सकते हैं जो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बजूरी का शरबत है। बजूरी जो है बेसिकली क्या है बजूरी? ये है एक मुख्तलिफ, इसको आप कहते हैं वो एक हर्बल यूनानी मेडिसिन, जड़ी बूटी टाइप चीज है। अच्छा, एग्जैक्टली। और ये डाइजेशन में आपको हेल्प आउट करता है, आपके मैदे पे अगेन इसका कामनेस इफेक्ट होता है, जिनको बहुत ज्यादा यूटीआई रहता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली घर में नहीं बन सकता, तो इसकी अवेलेबल वो जो होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी टेस्ट जरूर करवाएं। आज हमारा टेस्ट है, हाँ टेस्ट करेंगी मैडम, आप ये टेस्ट करेंगी। जैसे कलर मुझे याद आ गया, मैं भी अपना स्ट्रॉ लेकर आया हूँ अलग से, ऐसी बात नहीं, ताकि जब आप एक एक सिप ले लेना फिर बाद में बाकी पर मुझे हम देखिए कि शिफा सही शरबत बजूरी अच्छा है। हाँ, इसको देखो एक कामिंग इफेक्ट एक यूनिक सा इसका अलग सा टेस्ट होता है। ये वो नहीं है जिसको आप नॉर्मल शरबत की तरह, हाँ बिल्कुल डिफरेंट आइटम है ये बजूरी। अच्छा, अनार का जो है हमारे पास ये भी इस तरीके से भी आता है, और अनार हमारे पास फ्रेश फॉर्म में मौजूद है, तो आप उसका ताजा जूस भी निकाल सकते हैं। और अनार का इस्तेमाल, अनार सबसे पहली चीज क्या है कि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा मैं नाम लेती हूँ कि वो आपकी स्किन में जो है गैर जरूरी मादनियात, फ्री रेडिकल्स को पास आउट करते रहते हैं, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपका मैदा बहुत सफाई रहती है, नेचुरल लेग्जेटिव। वेट लूज किया हुआ है डॉक्टर साहिबा? है ना,
अच्छा इधर उधर कैसे ये ध्यान नहीं मेरा आ रहा लेकिन भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हम प्रोग्राम से अचानक यूं डाइवर्ट होते हैं। आशिफा जो है मल्टीटास्किंग है, ये डॉक्टर भी हैं, आलू के फवाइद, आलू के लिए तो चिप्स का जान भी हाजिर है। लेकिन वो ये एक ऐसा पहला पठान है जो मैंने देखा है जो गोश्त के अलावा बात करता है कि आलू खाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा का वेट बड़ा जबरदस्त था आपने। चले अब आ जाओ वापस। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ठीक है ना। तो मैं तो ये है एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट। अनार का शरबत, अनार का शरबत मैं आपके सामने करती हूँ। मैं अनार के बारे में बात करती हूँ, फ्रेश भी अवेलेबल है, इस तरह के जूसेस में भी अवेलेबल है, और आप इसको अपनी डेली डाइट में दिन में 1 गिलास बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ हम इतनी उनकी बात करें तो घर में भी हम बना सकते हैं। शिफा, बादाम का शरबत है, बादाम बड़ा आसानी से बन सकता है। चाहो तो पानी में बना लो, उसमें इलायची भी मिक्स कर सकते हो, चाहो तो दूध में भी बादाम को ब्लेंड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम अगेन एक पूरा पावर हाउस है। बादाम आप बच्चों को, अगर जो बच्चे नहीं खा पाते तो आप पाउडर फॉर्म में उनको मिल्क शेक में मिला के, उनके दूध में मिला के, इवन जो बच्चे रात को भिगो के रखे, एग्जैक्टली, तो वो आप बादाम का शरबत इस्तेमाल करें। और इसकी सबकी जो एक वो है ना कि बहुत मीठा नहीं मिलाना। अगर आप बहुत आर्टिफिशियल चीनी मिलाएंगे, चीनी मीठा करेंगे तो उसकी उतनी इफादत कम हो जाती है, ठीक है। हनी मिला लें, शक्कर मिला लें, लेकिन वो भी जरा कंट्रोल अमाउंट में, ठीक है। वो हो गया नींबू पानी, उस्तादों का उस्ताद, फेवरेट, ठीक है। उसमें पुदीना आपने मिलाया, पुदीना इटसेल्फ इज वेरी रिफ्रेशिंग। आपने पुदीना, नींबू, हल्का सा उसमें नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और आपका ब्लेंड बर्फ और उसके साथ, और वो इतना रिफ्रेशिंग होता है क्योंकि वो इमीडिएट शुगर बूस्ट देता है। जब आपको लगता है कि आपका लॉस ऑफ फोकस हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, तो आप अगर नींबू पानी का एक ग्लास भी लेंगे तो आप फील करेंगे कि अचानक से आपकी आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आया। इसके अलावा हम क्या करें, मैं क्योंकि हमेशा फोकस करती हूँ, पपीते का जूस। अच्छा, हाँ, पपीते का जूस को ये नहीं करना कि उसको आपने सिर्फ ब्लेंड करना है। पपीते के अंदर काफी पानी होता है, थोड़ा सा उसमें पानी बर्फ डाली, पपीते को ब्लेंड किया, थोड़ा सा गाढ़ा होगा वो शायद। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गर्मियों में कब्ज की शिकायत करते हैं, क्योंकि आपका पानी का इंटेक कम है। तो आप क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप पपीते का जूस को इस तरीके से कर सकते हैं। जो लोग पपीता खा नहीं पाते, वरना तो आपने स्लाइस ऐड कर लिया, 2 पीसेस रख लिए अपने नाश्ते में, तो बेहतरीन है। नेचुरल लेग्जेटिव है। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि महीना इन आर्टिफिशियल लेग्जेटिव्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और उनको यही होता है कि उसके अलावा उनकी बावल हैबिट जो है वो रेगुलेट नहीं हो रही होती, तो आप पपीते को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आड़ू, हाँ, आड़ू का जूस है, आड़ू तो बहुत आए हुए हैं, रैंडमली अवेलेबल है। आप आड़ू का जूस है, आड़ू का अगर छिलका बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, वरना तो आप उसका छिलका उतारें, उसको आपने पानी में डाला, उसमें आपने बर्फ डाली, उसमें आपने पुदीने के पत्ते डाले, अच्छा, और वो इतने मजे का बनता है, और उसमें आप थोड़ा सा नमक डाला और चीनी डाली और आपका तैयार। टमाटर का जूस भी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टमाटर को सलाद और सब्जी तक रोक दिया गया, खानों तक। आप लोग जो है वो टोमेटो जूस, टोमेटो सूप को ऐसे रैंडमली ये देखें। बिल्कुल, हाँ, तो ये सारी चीजें नाचीज बहुत जबरदस्त काम करती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जबरदस्त शरबत आपने पिलाया भी, हमें फायदे भी बताए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक जरा मैं शरबत पी लूं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अगस्त का महीना है और चंद ही दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 3 दिन रह गए हैं जी। आज है जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर। 3 दिन के बाद 14 अगस्त होगी। पूरी कौम जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट करेगी, और उस सेलिब्रेशन में मिली नगमों का बड़ा एक अहम किरदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिली नगमों का अहम किरदार होता है, और हमारे प्रोग्राम में भी नगमे और गीत और मुख्तलिफ गाने, मुख्तलिफ मौसीकारों की धुनें आप सुनते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। उर्दू सीखने के लिए भी तो आज लेकिन उर्दू भी सिखाएंगे और जज्बा भी बेदार करेंगे। आज ही के दिन से मनाना शुरू कर दें 14 अगस्त 1947 का, वो जिसको कहते हैं सुनहरा दिन, कि जिस दिन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था। और इस गीत की शायरी कुछ इस कदर खूबसूरत है कि जब हमने खुदा का नाम लिया तो उसने हमें ये इनाम दिया, और जाहिर है वो इनाम जब हमें खुदा की तरफ से खुदा का नाम लेने की वजह से मिलता है, और अगर हम फिर
उस पर खुदा का कानून नाफिज नहीं करते, खुदा के बताए हुए उसूलों की पासदारी नहीं करते, तो फिर वो जो खुदा की नाराज़गी है वो भी हमारे सामने आती। अल्लाह ताला जो है उसने यही कहा है ना कि अगर तुम शुक्र करोगे और जो मैंने अहकामात दिए हैं उन पर अमल करोगे तो फिर मेरी रहमत तुम पर होगी। और हमें भी अपने मुल्क को उसी रास्ते पर लेकर जाना है। अब ये इनाम पाकिस्तान जो है ये अक्सरियत के लिए भी है और अक़लियत के लिए भी है। मानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर थी और उसमें अक़लियतों के हुकूक़ के मुतालिक एक बड़ा अहम उन्होंने फरमान दिया था और वो ये कहा था कि आप पाकिस्तान की रियासत में अपने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, किसी भी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए आप आज़ाद हैं। और इस खिताब की रोशनी में पाकिस्तान भर में 11 अगस्त को अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का आगाज़ हुआ था 2009 में और इसकी तजवीज़ जो दी थी वो साबिक़ वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी साहब ने दी थी और वो 2011 में अफसोसनाक बात यह है कि कातलाना हमले में हलाक हो गए थे। और आज इस अहम दिन पर हम अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वालों के हुकूक़ की बात करेंगे कि एक इस्लामी रियासत जो कि इस्लाम के नाम पर बनी है वो कैसे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और कैसे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ उनको करना चाहिए। बिल्कुल इस हवाले से हम बात करेंगे कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और हमारे कवानीन क्या कहते हैं। हमारे अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करने वाले भवेश कुमार साहब और मारूफ मजहबी आलिम ऐनुल हक बगदादी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, नमस्ते सबको। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोग जो हैं वो आप लोग हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अच्छा पहले मैं चाहूँगा कि बगदादी साहब आपकी तरफ आऊँ कि कुछ बुनियादी उसूल जो हमें रहनुमा उसूल जिन्हें हम कह सकें कि इस्लाम क्या कहता है कि जब एक इस्लामी रियासत बने तो उसमें अक़लियतों के साथ कैसा सलूक रवा रखा जाए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम प्रोग्राम आपका, बिलखुसूस यौम आज़ादी के हवाले से। अभी ये अगस्त का महीना भी है तो इस हवाले से ये प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है और बिलखुसूस जो हम इस्लामी सल्तनत के हामिलीन हैं तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम वक्तन फ़वक्तन अपने मुल्क में अक़लियत के हुकूक़ के हवाले से आगाही रखना हमारे लिए लाजमी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा उसूल है बुनियादी शरीयत इस्लामिया का, तो उसका जो फ़ुक़हा ने हमारी जो कानून है शरिया का उसने एक उसूल वज़ा किया। वो कहते हैं कि जब अक़लियतें किसी मुल्क के कानून को और उस मुल्क को तस्लीम कर लें तो उसके बाद फरमाया कि अन्ना लहुम मालिल मुस्लिमीना, तो फिर उनके लिए भी वैसे ही हुकूक होते हैं जैसे मुसलमानों के लिए होते हैं। व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीना, और उनके लिए भी वैसे ही फ़राइज़ होते हैं जैसा कि मुसलमानों पर होते हैं। गोया के मुसावी शहरी हुकूक यहाँ से हासिल हो जाते हैं अक़लियतों को भी उसी अंदाज में जिस तरह के बाकी वहाँ बसने वाले मुसलमान शहरियों को हासिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामी रियासत वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूक व फ़राइज़ मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि शहरी होने की हैसियत से तमाम को मसावी हुकूक हासिल हैं। अब रहा एक और बुनियादी मसला जो आप अपने इंट्रो के अंदर बात कर रहे थे कि इसके कुछ बुनियादी उसूल होंगे, तो यकीनन बुनियादी उसूलों के लिए जो हम रुजू करते हैं वो करते हैं रियासत मदीना की तरफ, जो हमारे लिए बुनियाद मुहैया करती है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुताहरा। जी, तो उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस मुबारक है कि जो आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतें हैं जब वो आपको तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बाद मन ज़लमा मुआहदन, अगर उनके साथ किसी ने जुल्म किया या उनके माल में से कुछ नुकसान पहुँचाया, और कल्लफ़हु फ़ौक़ ताक़तिही, या फिर उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम ले लिया, यानी काम जो टैक्सीज हैं या जो दीगर चीज़ें उनके ऊपर लगाई जाती हैं अगर वो मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा लगाई जाएँ, और अख़ज़ मिन्हु शैअन बिग़ैरि तीब नफ्सिन, या उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के बग़ैर उनसे कोई चीज़ ज़्यादा हुकूमत ने वसूल कर ली या वहाँ के लोगों ने ले ली, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उनकी तरफ से हुज्जत बनकर, उनकी तरफ से वकील बनकर पेश होऊंगा।
यानी अक़लियतों के वकील उस दिन कौन होंगे? उनका हक दिलाने के लिए, बड़ी बात है कि अक़लियतों की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील बनकर पेश होंगे। बिल्कुल क्या पेश होंगे। अच्छा, अब ये तो बड़ा एक बड़ी अहम बात है, बहुत बड़ा बुनियादी। अच्छा, हम भवेश कुमार साहब की तरफ जाते हैं जी, जरा जी, हम भवेश कुमार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। भवेश साहब, आप लोग जो एक मार्च का प्लान है आप लोगों का, वो क्या है और क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ें होंगी, और क्या आप लोगों की तरफ से एक चार्टर ऑफ एक डिमांड, एक लेटर भी है, वो क्या कहता है? अवीज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आपने मुझे मदऊ किया। 11 अगस्त 1947 को हमारे कायद, हमारे रहबर मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने जो पहली दस्तूर साज असेंबली थी जिसकी सदारत एक हिंदू दलित जोगरनाथ मंडल कर रहे थे, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग एक मेंबर भी थे। अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, जबकि पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली की सदारत भी उन्होंने की थी। और उसी में ही हमारे कायद ने ये पैगाम दिया था कि आप आज़ाद हैं, मंदिरों में जाने के लिए आप आज़ाद हैं, गिरजाघरों में जाने के लिए आपको अपना जो ईमान है, आपका जो रिलीजन है, वो प्रैक्टिस करने की पूरी इजाज़त है। तो आज 11 अगस्त को फ्रेयर हॉल कराची में और उसके अलावा हैदराबाद, सखर, इस्लामाबाद में भी प्रेस क्लब पे एक माइनॉरिटी राइट्स मार्च हो रहा है, क्योंकि जो आपका आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको राइट देता है, इजाज़त देता है टू असेंबल एंड टू मोबिलाइज एंड असेंबल। तो हम यहाँ पे आज जमा हो रहे हैं फ्रेयर हॉल कराची में, जिसकी ऑब्वियसली सारी एनओसीज़ और परमिशन हमें सिंध गवर्नमेंट और जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने दी है। हमारी जो डिमांड्स हैं उसमें ज़ाहिर बात है 11 पॉइंटर एजेंडा है, लेकिन मैं जो मेन डिमांड्स आपके सामने पेश करता हूँ, जो मेन डिमांड है कि जो फोर्स कन्वर्जन होती है, जिसका बिल्कुल फैक्चुअल डेटा आपके सेनेट में भी है, और सेनेट में उस पर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल जो 2020 है वो भी पास हो चुका है। आपका सिंध गवर्नमेंट ने एक आपकी जो एक प्रोग्रेसिव पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट ने 2013 में उस पर कानून भी पास किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नर ने उसको साइन नहीं किया था। मल्टीपल टाइम्स नेशनल असेंबली और सेनेट में भी वो बिल टेबल हुआ है। तो हमारी डिमांड ये है कि कन्वर्जन से मसला नहीं है हमें, और कन्वर्जन पूरी दुनिया में होती है, इस तरह पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अगर कोई अपनी मन मर्जी से वो कन्वर्ट होना चाहता है, चाहे किसी भी फेथ पे, लेकिन दो चीज़ों का इस पर ख्याल रखना चाहिए। एक ये है कि जो आपका एक्ट है गार्जियन और माइनर एक्ट, उसमें ये होता है कि माइनर की डेफिनेशन है 18 साल से कम उम्र जो भी लड़का या लड़की होगा वो माइनर होगा। और माइनर को पाकिस्तान की कानून बहुत सी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, जिस तरह शनाख्ती कार्ड, सेम लाइसेंस फॉर आर्म्स। तो फिर हम कैसे उस माइनर को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो अपने बिल्कुल सही ख्याली में वो अपना मज़हब तब्दील करना चाहता है। दूसरा जो हमारा मेजर एक डिमांड है वो है कि जो हमारे इबादत गाहें हैं, जैसे हमारे आलिम साहब ने एक डिमांड के ऊपर चले तो हम मेरे ख्याल में दादी साहब से ओपिनियन भी ले लेंगे, ताकि एक डिमांड के हवाले से क्या रूलिंग्स हैं वो सामने आ जाएगी। तो पहली जो चीज़ है कन्वर्जन के हवाले से जो बात और माइनर्स जिनको इकट्ठा रख लें। जी बगदादी साहब, फोर्स्ड कन्वर्जन, किसी को जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाना या किसी और मज़हब की तरफ लाना, और बच्चों का जो जिनको के आइन और कानून के तहत माइनर तस्वुर किया जाता है, 18 साल से कम उम्र के लोग, उनके हवाले से क्या रूलिंग्स हैं इस्लाम की? जी बिल्कुल, इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करने की इजाज़त का नहीं देता, और इब्तिदाई इस्लाम से ही अगर हम देख लें तो किसी भी दफ़ा इस चीज़ की कोई मिसाल इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। और कुरान अज़ीम के अंदर इसका बड़ा क्लियर कट फैसला है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, के दीन के अंदर किसी भी किस्म का इकराह और जबर ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर इख्तियार दिया गया है कि कोई अगर अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होना चाहता है तो वो मुसलमान होगा, उसके ऊपर किसी तरह का जबर नहीं किया जाएगा। और हमें पूरी जो रियासत मदीना कायम हुई उससे भी यही दर्स मिलता है कि वहाँ पर देखें, अगर जबर करना होता तो जब रियासत मदीना की वुसअत दूर दूर तक पहुँच चुकी थी, उसके बावजूद आपको किताबें भरी पड़ी तारीख की मिलेंगी जहाँ पर ज़िम्मियों के साथ, यानी जो अक़लियतें थीं उनके साथ मुआहदात किए गए, एग्रीमेंट्स किए गए,
और वो एग्रीमेंट किस बात का था? वो एग्रीमेंट था कि वो जब स्टेट को तस्लीम कर लेते थे तो उसके बाद उनकी जानो माल की हिफाजत का था, उनको मजहबी आज़ादी का था कि वो उस स्टेट के अंदर रहते हुए अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। उनकी इबादत गाहें जो मौजूद हैं उनकी हिफाजत करना ये रियासत की जिम्मेदारी में आ जाता है। और इसकी मिसाल है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी, सबसे पहले तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी, कि एक शख्स ने एक जिम्मी यानी ऐसे ही एक अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को कत्ल किया। जब केस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के कत्ल करने का हुक्म जारी किया, मुसलमान के कत्ल का हुक्म जारी किया, गोया कि स्टेट ने बराबर का हक दिया। दूसरी बात यह है कि जो इस स्टेट के अंदर जो तस्लीम इनको किया गया कि इनके जान माल, मजहबी आज़ादी और दीगर जो थी जॉब करने की आज़ादी, ये तमाम हुकूक अक़लियतों को इस्लामी रियासत के अंदर हमेशा से हासिल रहे हैं और आज भी हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट के कवानीन हैं उनकी पासदारी होनी चाहिए और जो हमारे मुल्क का आइन और कानून कहता है उसकी पासदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, और बिलखुसूस जो हमारे अक़लियत नुमाइंदे बैठे हैं, कि अगर पाकिस्तान में और इस्लामी रियासत के अंदर अक़लियतों को ये हुकूक हासिल हैं तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें हासिल हैं तो आप जो बाहर बैठे हुए दीगर ममालिक हमारे पड़ोसी जहां पर मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है, आप खुदारा उनको भी मुत्तले करें कि इन ममालिक के अंदर हमारे साथ वैसी चीजें नहीं हो रही होती हैं जैसा कि आप अपने ममालिक के अंदर मुसलमानों के साथ कर रहे होते हैं, ताकि ये पूरा मुआशरा सारे का सारा दुनिया खूबसूरत हम इस वक्त भारत की मिसाल ले लेते हैं, वहां पर जो बुरा हाल है वो हम सबके सामने है, अखलाक वाला इस्लाम। बिल्कुल ठीक है बगदादी साहब। जी भवेश साहब, ये तो एक डिमांड थी जिसके बारे में बात हुई, और क्या मुतालबा है आप लोगों का? जी जी सर, मैं पहले तो ये आंसर करूंगा कि जो पड़ोसी मुल्क है या दुनिया में कहीं पे भी जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ अगर कोई जुल्म और जबर हो रहा है तो हम बैसियत पाकिस्तानी शहरी और उसके अलावा रियासत से ये डिमांड करते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस में भी उस चीज़ को उठाएं। और हम तो खुद इंडिया में जो फाशिज़म है उसके ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, मेरा ट्विटर है, फेसबुक है, उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन क्यों हमें ये चीज़ का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम भी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पे जब 14 अगस्त करीब आता है। तो आई थिंक सो मेरी तो जो साथ पूछते हैं वो पाकिस्तान में रही है, मैं तो उसका सबूत दे सकता हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं। जी जी, दूसरी बात है सर, हमारी डिमांड है दूसरी के जो जनरल डिस्कशन हो रही है, जिस तरह कहा गया कि इन जनरल टर्म्स ये बात की है कि बाकियों को ये बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान में अक़लियतें उस तरह से चीजें फेस नहीं करती जिस तरह से कि भारत में कर रही हैं। और अगर कोई सर्टिफिकेट मांगता भी है तो वो गलत है। बिल्कुल मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू। जो दूसरी हमारी डिमांड है वो है कि जो हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं, इबादत गाहें हैं, क्योंकि कायद की स्पीच में मेन कंपोनेंट यही है कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिर और गिरजाघर जाने के लिए या मस्जिद जाने के लिए। तो जहां वो आज़ादी मेरे कायद ने 11 अगस्त को मुझे दी थी, तो मुझे ये लगता है कि 76 साल बाद, और अभी तो 77th ईयर हमारा कंप्लीट होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम कायद के जो पाकिस्तान है, जो कायद का विजन था उसको रिवाइव कर सकें। और रास्ते पाकिस्तान कानून के तौर पे तो इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर देता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में रहती हैं उन्हें बिल्कुल इजाज़त है अपने इबादत गाहों पे जाने की और उनकी प्रोटेक्शन की। लेकिन मुझे यहाँ पे ये ज़रूर महसूस होता है कि जिस तरह आपने देखा है कि किस तरह एक राइजिंग एक एक्सट्रीमिज़म है, और वो ज़ाहिर बात है माइनर कंपोनेंट है, लेकिन वो जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में रहती हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो हम रियासत पाकिस्तान से ये भी डिमांड करते हैं कि जो प्रोटेक्शन है वो हमारी इबादत गाहों को दी जाए, ताकि हम भी जो हमारा ईमान और मज़हब धर्म है उसको प्रॉपर तरीके से प्रीच और उसको प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल, इस पे भी रूलिंग ले लेते हैं बगदादी साहब की। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये माइनर कंपोनेंट है, उसके अलावा लेकिन फिर भी वो रखने वाला इस पर बगदादी साहब से भी जरा रूलिंग ले लेते हैं ना। सेन माइंड तो कोई भी इसको नहीं सपोर्ट। बगदादी साहब, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने के कुछ वाक़यात आ जाते हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से इस्लाम क्या कहता है? जी सर, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो मैं ये दरख्वास्त कर दूँ कि यही बेट नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि इनसे सर्टिफिकेट लिया या मांगने की कोशिश की। हम सब
और दूसरी बात ये जहन में रखें कि मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जो हमेशा न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो अक़लियतों की हुकूक़ की बात करती है जी और वो है तहरीक मिनहाजुल कुरान। तो मैं यहाँ क्योंकि हुकूमती नुमाइंदा नहीं हूँ तो इसलिए मैं हुकूमत की उसके ऊपर डिफेंड उसको नहीं करूँगा या उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। हम इस्लाम का एक जो चेहरा है वो पेश करते हैं कि इस्लाम ने इस बारे में क्या कहा। तो मैंने जिस तरह इब्तिदा में भी अर्ज किया कि हमारी किताबों के अंदर सराहतन ये मौजूद है कि जब ये किसी सल्तनत स्टेट के राइट्स को कबूल कर लेते हैं, आइन को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद इनकी इबादतगाहों की हिफाजत करना फर्ज हो जाता है। ये वाजिब का दर्जा रखता है, ड्यूटी है हुकूमत की। अगर उसमें कहीं कोताही हो तो ये हुकूमत की नाअहली है और उनको अपने आप को रिपीट करना चाहिए कि अक़लियतों के साथ बिलखुसूस ऐसा ना हो, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा होती है। तो अगर हम अपने जो इब्तिदाई हमारा ज़माने का दौर था उसमें जाएं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी सख्ती इसके ऊपर की। आपने फरमाया कि अगर कोई किसी यानी अक़लियत वाले किसी को कत्ल करता है तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता, और फरमाया कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आती है। गोया कि वो जन्नत से इतना हजारों नहीं लाखों मील दूर होगा जो जन्नत के करीब तक नहीं जा सकता, जो किसी ऐसे शख्स अक़लियत के हुकूक के ऊपर उसको सल्ब करता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर हुकूमत भी यहाँ पर अगर अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकती तो हुकूमत में मौजूद लोग हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आपके फरमान के मुताबिक जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे। लिहाजा हमें अक़लियतों के हुकूक का प्रॉपर जो दीन ने हमें सिखाया है हमें वो समझ कर करना चाहिए। हमें किसी के डर के मारे नहीं करना चाहिए कि हमें बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी, कोई तंजीम क्या कहेगी। जब हम इसको सुन्नत रसूल समझ कर करेंगे तो हम अपने दीन पर भी अमल कर रहे होंगे और हमें उसका अजर व सवाब भी मिलेगा, हमारी रियाया भी उससे बड़ी खूबसूरत बात की कि इंटरनेशनल प्रेशर के बजाय सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक अच्छा चेहरा पेश करें। जी 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 बेशक जी सही। अच्छा भवेश कुमार साहब अगली पॉइंट की तरफ आते हैं सर। अवेश भाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली इन दोनों को मैंने बहुत पढ़ा भी है, और जो रियासत मदीना की अल्लामा साहब बात कर रहे हैं मैं खुद उस पर अग्री करता हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन तो उसी हिसाब से होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं, हम उस चीज़ पे लबैक करते हैं, लेकिन इस्लाम में जबर नहीं है। ये मानने वाले जो मुसलमान हैं वो कम है और हम ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि इस्लाम में तो जबर नहीं है, लेकिन वो उस पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? रियासत करेगी, समाज करेगा, क्योंकि स्टेट के कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, और उसी से रिलेटेड हमारी जो 2-3 डिमांड्स मैं साथ पढ़ लेता हूँ जो इंटरलिंक्ड है। जैसे कि एक तो है कि जेनेटोरियल, जी बताइए। जी जेनेटोरियल जो जॉब्स आती हैं, आपको यहाँ पे पता होगा जेनेटोरियल जॉब्स पूरे दुनिया में कहीं पे भी इस तरह नहीं होता कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ एसोसिएट कर लें कि आप सिर्फ ये जॉब्स उनके लिए। जैसे कि कानून के हिसाब से और आइन के हिसाब से बाकी जॉब्स में हमें 5% का कोटा दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे स्वीपर या सैनिटरी स्टाफ की जॉब्स आती हैं वहाँ पे बशमूल लिखा जाता है कि फॉर नॉन मुस्लिम्स ओनली। तो मैं वही कहता हूँ कि गंदगी हम सब करते हैं, हम सब ज़ाहिरी बात है जो कचरा होता है वो फेंकते हैं, लेकिन साफ़ करने का उसको ओबलाइज करने का जो इंडिकेशन दी गई है, हाँ। और उसके अलावा इस्लाम में तो कहा गया है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इस हिसाब से तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो उस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रही हैं, क्योंकि तो वो तो इस मुल्क को साफ़ भी कर रही हैं। तो एक तो ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है एट वर्क प्लेस, या तो वो 5% कोटा जेनेटोरियल जॉब्स में भी ऑब्वियसली दिया जाए ताकि हम 5% से लुत्फ़अंदोज़ हों, बाकी 95% से मेजॉरिटी हो, या तो हमें जो जॉब्स हैं उसमें मेरिट दी जाए। क्योंकि अगर मेरिट नहीं होती, मैं आपको इतना बताता चलूँ, जो आपका माइनॉरिटी कोटा पे सिंध में स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो मेडिकल जॉब्स हैं डॉक्टर्स की, उसमें आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अगर मेरिट ओपन हो जाए तो आपकी शायद मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीट्स लें, लेकिन क्योंकि 5% कोटा की लिमिटेशन होती है तो उसकी वजह से जो आपका। भवेश कुमार साहब, आपने जेनेटोरियल जॉब्स का बताया कि उसके अंदर जो है वो कोटा 100% मैंने जो है वो दे दिया जाता है माइनॉरिटीज़ को, जो कि ज़ाहिर है एक गलत बात है। इसके अलावा और मज़ीद किन डिमांड्स पर बात करेंगे हम? और मज़ीद आपका जो क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो आपका पहला जो चीफ जस्टिस था वो एक मसीही था, पाकिस्तान का जो पहला सिपह सालार था वो एक मसीही था।
तो क्योंकि कायद को पता था कि ह्यूमन राइट्स की क्या वैल्यू है, उन्होंने खुद एक जो मुल्क आज़ाद किया वो जुड़ा हुआ जो हिंदुस्तान था उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए आज़ाद किया था, एंड ही वाज वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन क्यों अब आर्टिकल 41(2) और 91(3) की वजह से आपने जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो आपने ऑब्टेनेबल भी नहीं की है। मतलब मुझे पता है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, मसीह हैं, सिख हैं, उनका इतना वोट बैंक नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सके। लेकिन हम जब जश्न मनाते हैं कि लंदन का मेयर एक मुसलमान बन गया, या ऑस्ट्रेलिया में कोई मुसलमान बन गया, अमेरिका में कोई मुसलमान बन गया मेयर या वहाँ का सेनेटर, तो यहाँ पे वाई कांट हुई एटलीस्ट इंश्योर के एक मेरिट हो। उसके बाद जाहिर बात है कि जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसको मेजॉरिटी की साख हासिल होगी, वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन सकते। और ये पाकिस्तान की आज़ादी के टाइम ये पॉइंट नहीं था। जी आपने क्या पूछा? बिल्कुल, आपका एक वैलिड इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी, जी भवेश साहब, इस पर थोड़ी सी मैं आपसे ज़रा आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा कि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये कि पाकिस्तान बनने के वक्त जो कवानीन थे, उसके बाद ज़ाहिर है कवानीन इवॉल्व होते हैं। पाकिस्तान बनते वक्त तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बनी है, तो चीज़ें इवॉल्व तो होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो जैसा पाकिस्तान 1947 में जो कवानीन थे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि भाई लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवानीन की हैसियत में लेकर आते हैं, लागू करते हैं। सारी दुनिया में ऐसा होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त ऐसा था तो आज क्यों नहीं होता। नंबर 1 तो ये पॉइंट है। नंबर 2 ये कि जब हम किसी इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टेट एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। उस स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उन सब का ख्याल रखा जाए और उनको तमाम हुकूक हासिल हो, उनकी हिफाजत हो मुकम्मल तौर पर। लेकिन जो सरबराह है वो इस्लामिक स्टेट का तो वही होगा कि जो कि इस्लामिक होगा या मुस्लिम होगा। बाकी अगर कोई और रिलीजियस स्टेट होती है तो वो रिलीजन का मानने वाला ही उस स्टेट को लीड करेगा। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू काउंसिल है या क्रिश्चियन काउंसिल है, उन काउंसिल्स के लीडर्स वही मज़हब के लोग होंगे, तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि माइनॉरिटीज़ को तमाम हुकूक मिले। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, ये मेरा इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है, कि उसका सरबराह भी किसी और को बनाया जा सके, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करता है। लेकिन अब इधर एक और काउंटर क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर वो उस आइडियोलॉजी को मिसाल के तौर पे सब्सक्राइब नहीं भी करता, ऐनुल हक बगदादी साहब से भी हम चाहेंगे कि इस पे हम रहनुमाई लें। अगर एक नॉन मुस्लिम है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का सरबराह बन जाता है, तो मेजॉरिटी तो मुसलमान ही है, कवानीन तो इस्लामिक स्टेट के तहत ही काम कर रहे होंगे ना, तो वो एक आदमी आकर तो ऊपर से नहीं एक जुम्बिश कलम से फैसला तब्दील कर सकता कि नहीं भाई आज तक हम इस्लामिक स्टेट थे, अब चूंकि मैं एक हिंदू आया हूँ या मैं एक क्रिश्चियन आया हूँ तो मैं ये अकेला फैसला कर दूँ। काबीना है, पार्लियामान है, सेनेट है, अदालतें हैं, मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, तो वो एक बंदा आ तो सकता है, मेरा अपना मानना ये है। वो अलग बात है कि हमने उसको जिस तरह से भी हम समझते हैं या जो भी इस पे डिबेट्स या कंसिडरेशंस रही हैं माजी में, उसका इतना डिटेल से मैं नहीं जान सकती। लेकिन ये है कि चूंकि हर शख्स इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, तो एक अकेला आदमी आके फैसला नहीं कर सकता कि मैं कानून रियासत का ये कानून तब्दील कर रहा हूँ, चूंकि मैं इसको मानता नहीं हूँ। बताएं बगदादी साहब इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो वो इस पर ले लेते हैं, फिर वो जेनिटोरियल वाला भी पॉइंट लेंगे। मैं मौलाना साहब के पास जाने मैं जस्ट उसमें एक एडिशन दूंगा। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम सारी बात कर रहे हैं टू रिवाइव कायद-ए-आज़म पाकिस्तान। जब हम कायद के पाकिस्तान की बात करते हैं तो कायद के पाकिस्तान का जो पहला लॉ मिनिस्टर था वो एक हिंदू था, जोगरनाथ मंडल। तो सारी बात है जिस तरह आपने कहा, आई टोटली एग्री कि डेमोक्रेसी में आपके जो कानून हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं। तो सारी बात है कि अगर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इवॉल्व हो सकता है, और वो क्योंकि पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हुआ था रादर देन इस्लामिक स्टेट, तो वो इवॉल्वमेंट उसमें आई, तो इवॉल्वमेंट आगे भी आ सकती है, क्योंकि एटलीस्ट आप ऑब्टेनेबल रखेंगे तो पाकिस्तान का इसी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, चाहे कि कोई रिलीजियस माइनॉरिटी से बने या नहीं बने। मेजॉरिटी स्टेट इट इज एन इस्लामिक स्टेट, और इस्लाम इट इज द इस्लाम की वजह से इस्लाम में माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है, विच इज़ वाई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया गया है। तो इट इज़ द आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन इस्लाम। इस्लाम को हम कह सकते हैं कि सेकुलर रिलीजन है जो कि अकोमोडेट करता है बाकी सारे रिलीजन्स को। जी बगदादी साहब। जी
अच्छा, मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। बेसिकली तो मैं कोई माहिर कानून तो नहीं हूँ कि मैं उस तरह की कोई इस पर गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं आपकी बात की इस सेंस में तायद करता हूँ कि जो बादशाह या जो आपके मुल्क का सरबराह होता है उसका मुसलमान होना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें नस्से कुरान से साबित है, एक सैम्बल होता है, एक नमूना होता है कि इस्लामी रियासत जब आप कहते हैं और फिर जब अक़लियत आप तस्लीम कर लेते हैं तो अक़लियत का मतलब ये हुआ कि आपने उसको इस्लामी रियासत तस्लीम किया। तो जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसको कहेंगे तो उसका जो भी सरबराह होगा वो मुसलमान होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान में भी इसके ऊपर दलील है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ीइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलि व उलिल अम्रि मिनकुम, कि जब आप किसी चीज़ में आपका तनाज़ा और इख्तिलाफ हो जाए तो आप उसको अल्लाह की तरफ रुजू उसका करेंगे या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करेंगे। और उसके बाद तीसरा फरमाया कि उनके बाद आपका उलुल अम्र कहते हैं जो आपका हुक्मरान हो। तो गोया कि हुक्मरान जो होता है ना, ये खिलाफत का एक जो सिलसिला आप जिस तरह कह लें कि ये एक निशानी होती है इस्लामी सल्तनत की। तो इसलिए मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। और दीगर जो जितने भी उसके बाद वाले ओहदे हैं उनके अंदर किसी मिनॉरिटी का ना आना ये कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। हत्ता कि आपका वज़ीर कानून हो और वज़ीर दाखिला हो, जो मर्जी हो, वो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाला हो सकता है। ये हमारे कानून के अंदर और आइन के अंदर मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ऊपर से आप इसी को हटा दें तो फिर तो आपकी वो इस्लामी सल्तनत वाला सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो मिनॉरिटीज़ के हुकूक की बात ही ना करें, फिर तो वो सारी एक मुख्तलत हुकूमत होगी और सबकी बराबर बराबर होगी और बराबर शेयरिंग होगी। तो ये चीज़ है। आपने जो मैं थोड़ा सा एक बस टच, मुझे अगर इजाज़त दें, वो शुरू वाला आखिरी 30 सेकंड में मैं चाहूँगा ये जो जेनेटोरियल वाला मामला भी उठाया था उसके ऊपर भी कमेंट्स ले लें कि ये हम जो करते हैं कि गंदगी हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन सफाई सिर्फ जो है वो माइनॉरिटी करेंगे, ये कैसी बात है? अच्छा, नहीं, उसमें खैर ये वो एक अलग बात है। वो अगर कुछ मिनॉरिटीज़ ने उसको एज आ प्रोफेशन अपनाया हुआ है तो उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। मिसाल मैं देता हूं कि अगर कोई क्रिश्चियन या कोई और मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला सफाई नहीं करना चाहता तो कोई ऐसी दलील है कि किसी ने उसको जबरदस्ती करवाई हो, महदूद ही उस अपॉर्चुनिटी तक कर दिया तो फिर तो उन्होंने सफाई करनी है ना। नहीं, नो मैन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहीं पर लोग मुसलमान सफाई नहीं कर सकते। जिन्होंने पढ़ा है वो हमारा जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, आर्मी के अंदर जॉब कर रहे हैं, कमीशन एम्प्लॉय करते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे, आर्मी के ओहदों पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं। आप हिंदू बिरादरी की तो बड़ी कम्युनिटी इस तरफ ना इस बात को लेकर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। और एक तरफ में टच इसके ऊपर 100% कोटे की मैं जिक्र कर रही हूँ। 100% कोटा हम क्यों देते हैं? मतलब 100% कोटा हम क्यों रखते हैं कि भाई 100% मतलब मुसलमान जो है वो सफाई का काम नहीं कर सकता है? ऐसा तो ममानियत तो नहीं है ना कहीं? सर, ऐसा है भी नहीं है। देखें, मैं अपने घर की सफाई खुद नहीं करता तो आप ये क्यों, आप अपने घर की सफाई नहीं करते हैं? आपके घर में आप खुद अपने बर्तन साफ नहीं करते हैं? और क्या मुसलमान जो घरों के अंदर काम करने वाली औरतें हैं वो सारी अल्लाह माफ़ करे अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली हैं? ये बात को मुतनाज़े बनाने की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना इसको इस तरफ लेकर जाना चाहिए मेरे ख्याल में। हमें सिर्फ बात जो जिस सेंस में ये बात है प्रैक्टिकल में, अगर जबरदस्ती कहाँ पर है? कहते हैं कि वो लिखा हुआ होता है कि नॉन मुस्लिम की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी सिर्फ, तो वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए रियासत की तरफ से। जब हम उसको अपेरेंटली अपने घरों में नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो फिर रियासत भी इसको इस चीज की प्रैक्टिस ना करें। करेंगे जी भवेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोफेसर रैनुल हक बगदादी साहब हमारे साथ। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जब भी कोई इंसान गिरता है सड़क वगैरह पर, उसको चोट लगती है, खराश आती है, तो सबसे पहला जो वर्ड उसको सुनने को मिलता है वो होता है टेटनिस का टीका। अब ये टेटनिस का टीका क्या है, इसकी ज़रूरत क्या होती है और अगर ये ना लगाया जाए तो इसका नुकसान क्या होता है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनायजा शाहिद जो कि मदीना हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हैं और यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में लेक्चरर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम।
थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो जरा टेटनस के हवाले से बात करते हैं कि ये बीमारी है क्या, और फिर उसके बाद इस पे आएंगे कि टेटनस का और सड़क पे गिरने का आपस में ताल्लुक क्या है। जी बताइए। जी, टेटनस जो है बेसिकली वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से बहुत सारे लीथल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप हो सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके मसल्स पट्टे जो हैं उनमें अकड़ाव आ जाता है। इसके अलावा आपके दिल, गुर्दों और दिमाग के जो निज़ाम है उसके ऊपर भी ये बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है। और लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है वो ये है कि टेटनस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू वैक्सीनेशन। इसलिए टेटनस की जो वैक्सीनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, क्योंकि हम जितना हेल्दी नेशन होगी उतना ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये टेटनस का टीका किस किस सूरत हाल में लगवाना ज़रूरी होता है? जी, टेटनस का टीका बेसिकली 3 से 4 सूरत हाल हैं जिसके अंदर लगवाना बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी हो जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये अगर आपका कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है जिसके ज़रिए आपकी जो जिल्द है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कोई भी रस्ती, जंग आलूद जो नेल्स हैं वो आपके पाँव में चुभ जाते हैं, कोई कांटा चुभ जाता है। इसके अलावा एक सूरत हाल ये है कि अगर आपने टेटनस की वैक्सीनेशन 5 साल पहले तक नहीं लगवाई हुई, तब भी किसी भी फॉल के नतीजे में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नतीजे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टेटनस की वैक्सीन को फ़ौरन फिल-4 हासिल करें। सही। और कितने टाइम में एक्सीडेंट के बाद ये लगाना ज़रूरी है, और अगर रह गया है किसी से लगवाना उतनी ड्यूरेशन में तो फिर क्या किया जा सकता है? कुछ है उसका सोल्यूशन? जी अच्छा, टेटनस की जो वैक्सीन है वो किसी भी एक्सीडेंट के बाद आप 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद ये इतना ज़्यादा मौसर नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप 48 घंटे के बाद भी किसी वजह से हॉस्पिटल में आते हैं तो बेहतर है कि आप एक टेटनस की बूस्टर डोज लगवा लें, बिकॉज़ इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं। सो टू बी ऑन सेफ़र साइड आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेड है वो 48 आवर्स का टाइम पीरियड है जिसके अंदर वैक्सीन लगवाना ज़रूरी हो जाता है। सही है। अगर कोई शख्स ये टेटनस का टीका ना लगवाए और ये टेटनस ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ चला जाए तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? क्या इससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है? क्योंकि मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़े कि जी 2-3 लाख लोग सालाना दुनिया भर में टेटनस की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। जी, टेटनस एक इम्पोर्टेंट बीमारी इसलिए भी है क्योंकि इसका इलाज अभी तक मुकम्मल तौर पे डिस्कवर नहीं हुआ और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में मैक्सिमली क्या होता है कि इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा अगर मौत वाक़या ना हो तो आपका जो सांस लेने का निज़ाम है, इसके अलावा जो आपका खाने पीने का निज़ाम है, और इसके अलावा आपके दिल और गुर्दों पे भी ये बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि टेटनस की वैक्सीनेशन हम टाइम पे और गिवन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगवाएं। जी अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहिबा, और फिर इलाज क्या है इसका? मतलब जाहिर है कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट होगी, तो क्या करते हैं जिनको टेटनस हो जाता है वो लोग क्या करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो टेटनस के सिम्टम्स में कोई भी पेशेंट जिसको कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, कोई कांटा चुभा है या कोई कील लग गया है, तो 7 से 8 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं, उससे पहले नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपके जो लॉक जा एक कंडीशन होती है उसके अंदर आपके जबड़े के मसल्स जो हैं वो बिल्कुल खिंच जाते हैं, आप अपना जबड़ा खोल भी नहीं सकते हैं। इस वजह से आपका जो खुराक का निज़ाम है वो भी मुतासिर होता है। इसके अलावा आपको सर दर्द होगा, बुखार होगा, इसके अलावा आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेयर्स भी हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो पूरा बॉडी है उसमें झटके लगना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि आपके पूरे जिस्म में अकड़ाव पैदा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स टेटनस के साथ एसोसिएटेड हैं।
ठीक, अब इसका इलाज क्या जहाँ तक आपने ट्रीटमेंट की बात की है तो इसके जी मुकम्मल तौर पे इसका इलाज अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मरीज़ों के लिए डिस्कवर हो चुकी हुई है, जिसके ज़रिए हम टेटनस के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली एक आर्टिफिशियल डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म एक्ट करता है, बट स्टिल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई मरीज़ है जिसके सांस लेने का निज़ाम मुतासिर हुआ है तो उसके सांस की नाली डालते हैं और उसके साथ पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से पेशेंट की जान को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स को भी लग सकता है? नहीं, अच्छी बात यह है कि टेटनस जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं हो सकता, जिस तरह से बाकी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के केसेस में होता है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि टेटनस इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अनायजा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी। टेटनस ये बहुत सारे लोग बड़ी बेहतियाती भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गिर गए, चोट लग गई, नो प्रॉब्लम, सही हो जाएंगे, क्या हो गया अगर नहीं लगवाया। लेकिन वाकई ये ख़तरनाक चीज़ है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो अगर बेहतियाती की जाए तो फिर जान भी ले सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।